ठीक है। तो चलिए, आपका रजिस्टर्ड ट्रांसड्यूसर पूरा हो गया था, उसमें कुछ बचा नहीं था। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ट्रांसड्यूसर आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा नोट करके लिख लीजिएगा आप, एक छोटा सा नोट है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको एक वर्ड समझा देते हैं जिसमें नाम आता है कैलिब्रेशन। ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है, कैलिब्रेशन एक छोटा टॉपिक है। देखिए, कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन ये होता है कि जैसे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आपका मल्टीमीटर है। ठीक है, मल्टीमीटर में क्या होता है, यहाँ पे आपका डिस्प्ले होता है, ये मल्टीमीटर का डिस्प्ले है, और यहाँ पे आपकी नोब होती है जिसके थ्रू किसी भी रीडिंग को आप मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो करंट हो। ठीक है, या फिर आपके घरों में सिंपल जो वोल्टेज होता है, जो आपका जो नॉर्मली जो हमारे स्टेबलाइजर में जो वोल्ट मीटर लगा होता है, उसी इंस्ट्रूमेंट को ही ले लीजिए आप। जब आप देखते होंगे कि जब आपके घर में नया नया जो वोल्टेज स्टेबलाइजर जब आता है, तो आप देखते होंगे कि जो इसका निडल होता है बिल्कुल एग्जैक्टली जीरो पोजीशन पे होता है। एग्जैक्टली जीरो पोजीशन पे होता है, पर जब इसको कंटिन्यूसली आप यूज करते हो, तो कंटिन्यूसली यूज करते हो तो देखते होगे आपकी इस ये जो डिफ्लेक्शन कंटिन्यूसली जीरो पोजीशन पे है, एक साल बाद डिफ्लेक्शन कुछ अपनी पॉइंट से हट जाता है, और हटने के बाद में कहीं सपोज मैं बोल लेता हूँ कि 2 पॉइंट पर आ गया। तो ये जो डिफरेंस हुआ है, ये डिफरेंस क्यों हुआ? ये डिफरेंस इसलिए हुआ है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यूसली यूज किया गया। कंटिन्यूसली यूज करने से जो उसके जो क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक मैकेनिकल सिस्टम है। ये बात आ रही है कि करंट फ्लो होने पे ये मैकेनिकल सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, और इस एनर्जी की वजह से मैकेनिकल सिस्टम अपना मोशन कर रहा है। तो उस मैकेनिकल, अगर आपने देखा होगा तो इसके पीछे की स्प्रिंग वगैरह लगी होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो उसका मैकेनिकल सिस्टम होता है, इसको जब कंटिन्यूसली यूज करते हो, तो मैकेनिकल सिस्टम में क्या हो जाता है, वहां पे एक फ्रिक्शन आ जाता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है। ठीक है, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है कि इसके जो पार्ट्स होते हैं, जब फ्रिक्शन आएगा तो बेसिकली क्या होगा कि वो सरफेस इतना ज्यादा परफेक्टली मूवमेंट नहीं करेगा। जब ये वापस, जब डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होने के बाद जब ये वापस लौट कर आएगा, तो लौट कर आने के बाद में ये उस फ्रिक्शन की वजह से, मतलब इस सिस्टम में क्या आने लगेगी, आपकी एरर आने लगेगी, क्योंकि उसका जो पार्ट है वो बेसिकली आपका फ्रिक्शन की वजह से डैमेज होने लगेगा, तो उसमें एरर आ जाएगी। तो उस एरर, ये सपोज ये इस पॉइंट पे 2 आ गया, ये जीरो पहले इनिशियल जीरो पोजीशन पे था, 2 साल बाद देखा तो ये 2 पोजीशन पर आ गया। अब ये दो दो पोजीशन पर आ गया, तो अब सिंपल सी बात है, अगर ये 200 वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ एरर होगी। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को एक लैब में लिया जाता है, लैब में ले आया जाता है, और लैब में लाने के बाद में एक प्रोसेस किया जाता है, जिसको बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, कैलिब्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कैलिब्रेशन होते हैं। तो कैलिब्रेशन के थ्रू क्या किया जाता है कि ये जो 2 पे आया है, इस 2 पे इसको वापस से फिर से जीरो पोजीशन पे लेके आया जाता है। तो जब, ठीक है, तो 2 पॉइंट से फिर से जीरो पोजीशन पे लेके आया जाता है। तो 2 पॉइंट से इस जीरो पोजीशन पे वापस लाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन बोलते हैं। वी हैव, दिस इज द यूज ऑफ एन कैलिब्रेशन। ठीक है, तो कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट की एरर को कम करने के लिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को रफली यूज किया जा रहा है, तो रफली यूज करने से उस इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाती है, और एरर आने की वजह से बेसिकली क्या होता है कि उसमें कैलिब्रेशन हो जाता है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर आप किसी पीएसयू में देखेंगे, तो वहां पे जैसे कि किसी भी पीएसयू में अगर आप कोई भी, मतलब किसी भी पीएसयू में, मतलब जहां मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे क्या था कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके उस इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट पे एक टैग लगा होता है, एक टैग लगा होता है। उस टैग पे लिखा होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, इसकी कैलिब्रेशन डेट जो है, इसकी कैलिब्रेशन डेट जो है वो डिफाइंड होती है। उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैलिब्रेशन डेट जो होती है वो डिफाइंड होती है। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो कैलिब्रेशन डेट आपकी डिफाइंड होती है। तो सपोज अगर आज कितनी तारीख है आपकी, मतलब आज है आपका 28/1/2021। ठीक है, अब ये आज इंस्ट्रूमेंट ये कैलिब्रेट हुआ, और सपोज अब डेट हो गई 27/12/2022। तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ये इंस्ट्रूमेंट मैं मानता हूँ ये मल्टीमीटर है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट जो मल्टीमीटर है, ये 27/12/2022 तक ही यूज किया जाएगा। अब अगर इंस्ट्रूमेंट किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पास आ गया, ये 1 जनवरी है आज तो, ठीक है, जो भी है 1 साल बाद आ गया, ठीक है, 2022। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ये
किसी पर्टिकुलर यूजर के पास गया 29 तारीख को, तो वो देखेगा कि इस पे कैलिब्रेशन जो डेट है, इस पे जो कैलिब्रेशन डेट है, इस पे जो कैलिब्रेशन डेट है वो तो 27/2022 है, पर मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट 29 को है, तो वो इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से क्या कर देगा, मना कर देगा। वो बोलेगा ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट को आप कैलिब्रेशन लैब में ले जाओ और इसका कैलिब्रेशन टैग लगा के लाओ 1 ईयर तक, तब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करूंगा, क्योंकि उसको पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारी रीडिंग को गलत देगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक कैलिब्रेशन का टैग लगा होता है। ठीक है, इस पर डिफाइंड होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को इस डेट के बाद यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसको फिर से कैलिब्रेट करके उसको फिर से यूज में लाया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये कैलिब्रेशन लैब में जाएगा, फिर कैलिब्रेट होगा, तब ये यूजर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा। इट इज ए मीनिंग ऑफ द कैलिब्रेशन। ठीक है, तो ये कैलिब्रेशन का आपका मीनिंग होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अब हम एक छोटा सा नोट पॉइंट आपको लिखाना ये चाहते हैं कि जैसे कि आपका जो स्ट्रेन गेज होता है वो एक रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। तो स्ट्रेन गेज को अगर आप कंटिन्यूसली यूज करोगे तो उस स्ट्रेन गेज को यूज करने के बाद में भी उसके लिए कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेन गेज को जब हम कैलिब्रेट करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में हमें शंट रेजिस्टेंस को लगाते हैं, इसके पैरेलल में हमें शंट रेजिस्टेंस को लगाते हैं, और शंट रेजिस्टेंस को लगा के हम इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली दे देता हूँ, फॉर कैलिब्रेशन of strain gauge, for calibration of strain gauge, a shunt resistor, a shunt resistance is connected. अगर मैं मान लूं कि मेरा स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस कितना है, स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस अगर मेरा Rg है और शंट का रेजिस्टेंस मेरा Rsh है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं। तो अप्लाइड स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है गेज का रेजिस्टेंस अपॉन गेज का रेजिस्टेंस प्लस शंट का रेजिस्टेंस इनटू गेज फैक्टर। इट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन। मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन इक्वल टू गेज का रेजिस्टेंस अपॉन गेज का रेजिस्टेंस प्लस शंट का रेजिस्टेंस इनटू गेज। कहीं भी अगर आपसे कोई स्ट्रेन गेज के कैलिब्रेशन का कोई वर्ड अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि कुछ इस तरह का फॉर्मूला स्ट्रेन गेज में लगने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये कुछ पॉइंट था स्ट्रेन गेज से रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ आपका स्ट्रेन गेज पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, एक चीज को आप ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ। स्ट्रेन गेज, जैसे कि स्ट्रेन गेज को प्लेस करने का भी किसी, जैसे कि कैंटिलीवर बीम है ये, ठीक है, ये कैंटिलीवर एक बीम है, इस पे आप स्ट्रेन गेज को रखना चाहते हो। ठीक है, स्ट्रेन गेज को आप इस पे रखना चाहते हो, तो एक इस पे जैसे कि इस सरफेस पे आपको स्ट्रेन गेज रखने के बहुत तरीके हैं कि आप इसको हो सकता है कि इस तरीके से जैसे कि ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, हो सकता है कि आप स्ट्रेन गेज को वाई डायरेक्शन में रखो। ठीक है, हो सकता है आप स्ट्रेन गेज को जेड डायरेक्शन में रखो। आप स्ट्रेन गेज को किसी भी कैंटिलीवर, मैं बताना बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये आपके एक इस तरीके की बीम है। ठीक है, और आप इस बीम पे स्ट्रेन गेज को प्लेस करना चाहते हैं, स्ट्रेन गेज को प्लेस करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर बीम पे। ठीक है, तो हो सकता है कि आप इसमें स्ट्रेन गेज को एक्स डायरेक्शन में प्लेस करें, ये भी आपके पास एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बीम क्या होगी, इस पे आप बेसिकली फोर्स लगाओगे, तो ये बीम क्या होगी, ये बीम कुछ डिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से। ठीक है, हो सकता है कि इस पे स्ट्रेन गेज आप एक्स डायरेक्शन में लगा रखे हो सकता है कि इस पे स्ट्रेन गेज आप वाई डायरेक्शन में रखो। ठीक है, हो सकता है कि इस पे स्ट्रेन गेज आप क्या करो, जेड डायरेक्शन में रखो। आप स्ट्रेन गेज को इस बीम पे बहुत सारी डायरेक्शन में रख सकते हो। तो हम बेसिकली किस डायरेक्शन में रखें, ये हमारे लिए पॉइंट आता है ना, कि हम स्ट्रेन गेज को हमेशा, हमें जब बीम का डिफ्लेक्शन हो तो हम स्ट्रेन गेज को हमेशा किस डायरेक्शन में रखें। तो इसका आंसर आता है कि स्ट्रेन गेज को हमेशा हम उस डायरेक्शन में रखते हैं जहां पे हमको मैक्सिमम स्ट्रेन मिलता है। मैक्सिमम स्ट्रेन हमको मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। जहां पे हमको मैक्सिमम स्ट्रेन मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, वहीं पे हम उसी डायरेक्शन में ही हम स्ट्रेन गेज को क्या करते हैं, प्लेस कर सकते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रेन गेज को हम किसी भी मतलब कैसे किस तरीके से रखें, तो आप डायरेक्टली आंसर ये दोगे, स्ट्रेन गेज को हम मैक्सिमम उसी डायरेक्शन में रखने की कोशिश करते हैं जहां हमको मैक्सिमम स्ट्रेन मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। दैट इज टू बी यूज फॉर एन स्ट्रेन गेज। उसी के बाद में इसमें एक छोटा सा एक वर्ड आता है
इस पे भी आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो एक वर्ड है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये बेसिकली मैं जितने भी बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही मैंने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इन क्वेश्चंस को देखा है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको वन बाय वन ये वर्ड बता रहा हूँ। इन वर्ड को आप नोट करते रहिएगा या किसी भी तरीके से कहीं किसी कॉपी में नोट करते रहिए। उसके बाद में एक आता है रॉस्ची गेज। रॉस्ची गेज, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि किसी भी स्ट्रेन गेज को अगर आपको रखना है इस तरीके से, तो आप बेसिकली स्ट्रेन गेज को उस पोजीशन पे रखते हो जहां पे स्ट्रेन क्या होती है। मैं लिख दे रहा हूँ, स्ट्रेन गेज प्लेस जहां पे वी गेट मैक्सिमम स्ट्रेन, जहां पे हमको मैक्सिमम स्ट्रेन मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, वहीं पे हम स्ट्रेन गेज को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको उस पर्टिकुलर बीम में मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू आप फाइंड आउट ही ना कर पाओ। आपको पता ही नहीं है कि उस बीम में आपको मैक्सिमम स्ट्रेन कहां पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर बीम में या कहीं भी जहां भी स्ट्रेन गेज प्लेस कर रहे हो, वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ मिलेगा। एक तो आपको ये वर्ड पता है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपको ये पता नहीं है कि उस पर्टिकुलर बी में मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ मिलेगा। जब आपको पता नहीं होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ कहाँ मिलेगा, तो उस केसेस में क्या करते हैं, हम स्ट्रेन गेज को क्या करते हैं, स्ट्रेन गेज को मल्टीपल डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं। स्ट्रेन गेज को हम मल्टीपल डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रेन गेज को हम मल्टीपल डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं। तो इस स्ट्रेन गेज को मल्टीपल डायरेक्शन के में प्लेस करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रॉस्ची गेज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रॉस्ची गेज बोलते हैं। इट इज द, यहाँ पे हमको ये पता नहीं होता, वी कैन नॉट एबल टू डिटेक्ट वेयर द स्ट्रेस हैज बीन मैक्सिमम। यहाँ पे हमको कहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन मिलेगा, हमको ये पता नहीं है कि स्ट्रेन या स्ट्रेस का डायरेक्शन मैक्सिमम कहाँ पर है, तो उसी को नाम क्या बोलते हैं, रॉस्ची गेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेन गेज। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी ऑब्जेक्टिव में या जो भी आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करेंगे, तो ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन 101.1 आपको 100% ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये जो मैंने आपको स्ट्रेन वाला क्वेश्चन मिलाया, ये फॉर्मूले के बेसिस पे भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, इस रॉस्ची गेज पे भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, 100% न्यूमेरिकल आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज में। ठीक है, चलिए उसके बाद में जब आप इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस लगा लेंगे ना, और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपसे इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस लगेंगे, आप कभी भी आप देखिएगा कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट का बेसिक लेवल का टेस्ट दें, ठीक है, बेसिक लेवल का टेस्ट दें, फिर आप एडवांस लेवल का टेस्ट दें, ठीक है, अगर आपका बेसिक लेवल टेस्ट में नंबर अच्छा आ गया, तो एडवांस लेवल टेस्ट को देते टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन बेसिक लेवल्स के होते हैं, एक एक नंबर के न्यूमेरिकल्स भी गेट में आते हैं और ये सूज में आते हैं, तो वहां भी आपको जब ये इस तरह के क्वेश्चन आप लगा लोगे, तो आपको लगेगा कि आपकी थ्योरी जो है वो क्लियर है। ठीक है, और आगे अगर आप कहीं और फ्यूचर पढ़ोगे तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की। ये तो था हमारा रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड। रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में दो ही पॉइंट है, एक है पोटेंशियोमीटर और एक है हमारा स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज बहुत ही गुड टॉपिक है, कहीं भी किसी भी पीएसयू में आप जाएंगे, कहीं भी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो मैक्सिमम लोग स्ट्रेन गेज को पूछना ज्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर वो उनका फेवरेट टॉपिक एलवीडीटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलवीडीटी बेसिकली क्या होता है। इनिशियल में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक होते हैं रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, एक होता है इंडक्टिव, और एक हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटिव। एक रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर और एक हमारे पास कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ये तीन तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की बात करें जाए, तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या हो गया, वी हैव टू बी मेजरमेंट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। हम इंडक्टेंस की वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं। और आप जानते हैं इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल क्या होता है, आपने नेटवर्क वगैरह में पढ़ा होगा। इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल क्या होता है, इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल होता है L इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन आर। L इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन आर, जहां n क्या है आपका,
एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और आर क्या है, आर क्या है आपका बेसिकली रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस। आर क्या है आपका रिलक्टेंस है। रिलक्टेंस क्या करता है आपका, रिलक्टेंस इज टू बी अपोजिशन टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करे उसी को क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आपने रिलक्टेंस के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू एल अपॉन म्यू इंटू ए होता है, जहाँ एल क्या है लेंथ है, म्यू क्या है परमेबिलिटी है, और आपका एल क्या है लेंथ। ठीक है, तो म्यू क्या है आपका, म्यू है आपका परमेबिलिटी, म्यू क्या है परमेबिलिटी है। तो जितना ज्यादा म्यू आपका हाई होगा उतना ही ज्यादा एबिलिटी टू फील्ड वैल्यू उतनी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा हम म्यू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, दिस इज द टॉपिक ऑफ म्यू। इस म्यू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैंने म्यू बोला क्या है प्रोबेबिलिटी है, और म्यू की ही की बेस पे हम अगर म्यू जितना ज्यादा होगा उतना हमारा फील्ड वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। और आपको देखने में लग रहा है कि रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन यू, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन यू। जितना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाई होगी उतना ही आपका रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे जो आपका उसी के बेसिस पे जो आपका क्या कहते हैं, ये एल इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम म्यू को डिफाइन करें तो एक हमारे पास क्या होते हैं, एक और हमारे पास होते हैं कि वो मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, जिनके अंदर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपका आयरन हो गया, स्टील हो गया, तो इन मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। तो इन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और एक हमारे क्या होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जैसे कि आपका वुड हो गया, ठीक है, ब्रास हो गया, ये क्या है आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके लिए जो परमेबिलिटी क्या होती है वो हाई होती है, जबकि रिलक्टेंस क्या होता है, कम होता है। जबकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो इसके लिए परमेबिलिटी म्यू कम होता है, जबकि रिलक्टेंस क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इसके लिए ठीक है, तो एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल और एक क्या होते हैं आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके लिए म्यू की वैल्यू हाई होती है, रिलक्टेंस कम होता है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके लिए म्यू की वैल्यू कम होती है और रिलक्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको चलिए समझ में आई होगी। अच्छा, ठीक है, उसके बाद में इसमें ठीक है, अब देखिए आप कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर को भी हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंडक्टेंस एल, देखिए आपने पढ़ा होगा जो इंडक्टेंस एल होता है उसमें दो तरह के फिनोमेना होते हैं। एक होता है जिसमें क्या बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, और एक क्या होता है जिसको क्या बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस तो आप जानते होंगे, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है कि जिसके अंदर जो भी फ्लक्स है, जो भी लीकेज फ्लक्स है, ठीक है, जो भी पूरा सेल्फ इंडक्टेंस का प्रोसेस होता है, तो सेल्फ मतलब क्या होता है कि सिर्फ अपने आप से, तो अपने आप से मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ वन कॉइल होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, वन कॉइल होगी। म्यूचुअल क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसमें क्या होगा आपका बेसिकली दो कॉइल्स वजह से जो आपका फ्लक्स सिस्टम का जो भी दो कॉइल की वजह से जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है आपकी दो कॉइल्स आपस में पास होती है और इनकी वजह से क्या होता है, फ्लक्स इंड्यूस होता है। जबकि सेल्फ इंडक्टेंस में क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करते हैं, करंट को चेंज करते हैं, तो उससे हमारा फ्लक्स बनता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस के ज्यादा प्रोसेस पे नहीं जाऊंगा मैं। तो सबसे पहले ये जो भी आपका मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द सेल्फ इंडक्टेंस, तो या तो ये सेल्फ इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है या फिर ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल।
तो सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस चेंज की बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस चेंज के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन R और N स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू L इंटू म्यू। तो हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टली जो हमारे पास फॉर्मूला आया L इक्वल टू कितना आया N स्क्वायर म्यू इंटू A डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ N। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आया, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आया। किसका फॉर्मूला आया, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा इंडक्टेंस है, देखिए अगर इस फॉर्मूले को देखें तो ये हमारा इंडक्टेंस किसका फंक्शन है, इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स का फंक्शन है। कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करें तो हम क्या कर सकते हैं, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन द टर्म्स ऑफ n स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इंडक्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, n स्क्वायर। उसके बाद में देखिए कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, म्यू है। यानी अगर हम परमेबिलिटी की वैल्यू को चेंज करें तब भी हम सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या है कि अगर हम A अपॉन L की वैल्यू को चेंज करें तो भी हम क्या कर सकते हैं, इंडक्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इंडक्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्या करेंगे, हम सेल्फ इंडक्टेंस का क्या करेंगे, हम मेजरमेंट करेंगे L इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन R पे। ठीक है, जो कि हम कल देखेंगे। ठीक है, तो कल बेसिकली जो हम आपको पढ़ाएंगे ये इसी फॉर्मूले के बेसिस पे जो आपका कल का टॉपिक रहेगा L इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन R के बेसिस पे ये पूरा मेजरमेंट पढ़ाएंगे। और कल मैं आपको LVDT के बारे में पढ़ाऊंगा। LVDT के बारे में आप LVDT जरूर पढ़िएगा मुझसे। ठीक है, LVDT इज एन वेरी गुड टॉपिक। इसमें कुछ 4-5 तरह के क्वेश्चन पुट अप होते हैं और क्वेश्चन उन्हीं पॉइंट पे ही आता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस उन्हीं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है इसके अंदर कंसेप्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखाऊंगा और उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कल का टॉपिक L इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन R और LVDT के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलिए।